चलो यहाँ आगे हमारे पास ये ठीक है भाई, हम ये सवाल पेपर करने लगे हैं। और वो पेपर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेपर है अक्टूबर नवंबर 2022 का। अक्टूबर नवंबर 2022 का ये हमारे पास पेपर है जो कि 1 आवर 15 मिनट्स का है। वही ऑल 40 एमसीक्यूज पे जो है आपके मुब्तला है, आपको सारे ही एमसीक्यूज करने हैं। और ये आपके पास 40 मिनट्स का पेपर भी है। ठीक है, so we are moving towards question number 1 बच्चों। question number 1 is saying why is the first ionization energy of phosphorus greater than the first ionization energy of silicon। अच्छा भाई, फास्फोरस के पास प्रोटॉन नंबर है 15, जबकि सिलिकॉन का जो है आपके पास जो प्रोटॉन नंबर है वो है 40। ठीक है तो इसका रीजन क्या होगा? पार्ट ए सेइंग, अच्छा हम नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम इज पेयर्ड। अच्छा भाई, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के पास 5 हैं, तो ये पेयर्ड तो नहीं है सारे के सारे, तो 3 तो अनपेयर्ड है इसके अंदर, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। देन द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फास्फोर एटम इज मोर शील्डेड। ओके, बट वी नीड टू कीप रिमेंबर दे आर आस्किंग अबाउट अक्रॉस द पीरियड। जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपके पास बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट जो आपके पास होता है वो सेम रहता है। ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है, जब सेम रहता है तो ये बात हो गई गलत। Then atomic radius of the phosphorus atom is greater, and we know that across the period जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, shielding effect सेम है, नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आपके पास, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। A phosphorus atom has one more proton in its nucleus is the right answer. Is that clear बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक हो गया। चले, अब आपके पास दूसरा सवाल आ गया है, और दूसरा सवाल आपके पास जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि इसको सवाल को हम किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई हमारे पास पीरियोडिक टेबल कहाँ चला गया? दिस इज पीरियोडिक टेबल। हम इसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्या आपके पास क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है? आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन कहता है कि सोडियम पर ऑक्साइड, this is sodium peroxide, you have Na2O2. Sodium peroxide is used to absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen in the closed environment, such as space capsules and submarines. Okay, the question is also given, which mass of sodium peroxide would be required to remove 2.4 decimeter cube of carbon dioxide in from the atmosphere? Okay, ठीक हो गया। तो भाई 3 स्टेप्स याद रखने हैं आपने। पहला स्टेप आपके पास मोल्स का होता है, सबसे पहले आपने निकाल लेना है मोल्स, ताकि रिएक्शन आपके पास सवाल आसान हो जाए। तो भाई आपके पास 2.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि गैस है। और गैस का वॉल्यूम जब भी गिवन हो उसको 24 से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? आपके पास क्या मोल्स आएंगे जरा देख लेते हैं। आपके पास मोल्स आएंगे 2.4 over 24 will give you 0.1। तो ये आ गया 0.1 मोल्स, एंड दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आप लगा सकते हो क्या? रिलेशन। रिलेशन हमेशा उसमें लगता है जो कि गिवन होता है और रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास गिवन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिक्वायर्ड क्या है? सोडियम पेरोक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पहले रिलेशन लगा देते हैं। इक्वेशन कहती है कि अगर आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो तो आपके पास 2 सोडियम पेरोक्साइड उसको एब्जॉर्ब करेंगे। So if you have 0.1 carbon dioxide, then definitely 0.1 moles of sodium peroxide would be absorbing this amount of carbon dioxide. And then third one, you can find out the variable जो भी आपको find out करना है। अभी हमें find out क्या करना है? अभी हमें find out करना है mass. So for finding out the mass, we know that mass over mr is the formula for moles. ठीक है ना, मोल्स हमारे पास आ गए हैं, which is 0.1। मास हमें फाइंड आउट करना है, एंड द mr of sodium peroxide is, it is Na2O2, it would be 23 into 2 plus 46, or for plus 46 plus 32 will give you 78, so it must be 78। 78 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे so it must be 7.8 gram। the mass must be 7.8 grams, so the right answer would be C। what do you say बच्चों, is that right or not? राइट बच्चों? जी सर।
ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर तो हो गया सी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, in which species are the number of protons, neutrons and electrons all are different। ये तो बहुत आसान है भाई। तो भाई इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 13, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14। इसके अंदर हैं आपके पास 17, इलेक्ट्रॉन्स 18 और न्यूट्रॉन्स भी 35 - 17 will give you 18। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, सेम चीजें आ गई। इसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं 16, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16 + 2 will give you 18 और यहाँ 32 - 16 will give you 16। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं 19 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 19 - 1 और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे आपके पास 20। So the right answer would be D। काफी आसान MCQ। All right, and after this we have question number 4 again based on calculation। तो इसको हम कर लेते हैं जरा कुछ क्रॉप और इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। थियोरेटिकल वाले पे यहाँ सब कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग बच्चों क्या कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड ईच रिएक्ट्स विद एसिड, और दोनों की इक्वेशन गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड की। ठीक हो गया। मिक्सचर ऑफ दीस टू कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली 0.125 मोल्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द मिक्सचर ऑफ दीस टू कंपाउंड्स एक्स, अच्छा इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपके पास टोटल 0.125 मोल्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म इज 0.025। व्हाट वाज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन मिक्सचर एक्स। अच्छा सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है, तो ठीक हो गया। सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। अगेन मोल्स निकालेंगे, किसके मोल्स हम निकालेंगे सबसे पहले H2S के, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है 0.0250। तो मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम मोल्स ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। और मोल्स ऑफ एसिड जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें रिलेशन लगाना पड़ता है। तो भाई H2S का रिलेशन हम एसिड के साथ अगर लगाएंगे, you can see this कि H2S का रिलेशन अगर आप लगाएंगे तो आप इसके साथ लगा सकते हैं, इट इज 1:2। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 0.025 मोल्स किसके हों H2S के हों, तो आपके पास एसिड कितना रिएक्ट किया होगा, इट वुड गिव यू व्हाट 0.05 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेकंड इक्वेशन में जो रिएक्शन हुआ है, सेकंड इक्वेशन में जो एसिड रिएक्ट हुआ है, यानी मैग्नीशियम सल्फाइड से जो एसिड रिएक्ट हुआ है वो है 0.05। तो भाई कितना एसिड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया होगा, इसका बचा हुआ जो पार्ट होगा वो किससे रिएक्ट किया होगा, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड से किया होगा। तो वी हैव 0.125 मोल्स ऑफ व्हाट एसिड यू कैन से दैट यूज्ड, जो आपके पास हुआ है टोटल एसिड यूज आपके पास हुआ है 0.125 माइनस एसिड यूज्ड इन MgS। तो ये आपके पास कितना हुआ है भाई, ये आपके पास हुआ 0.05। तो जरा देखते हैं कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कितना एसिड यूज हुआ। तो भाई आपके पास यूज हुआ 0.125 माइनस 0.05 will give you 0.075। So this is the acid used for calcium oxide। Now मसला हल हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब हम यहाँ लगा सकते हैं रिलेशन कि भाई अगर मेरे पास H से एसिड है और उसका अगर मैं रिलेशन किसके साथ लगाऊं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो वी कैन सी दिस कि अगर एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है या रिएक्ट होता है तो उसको 2 मोल्स ऑफ एसिड के साथ होता है। तो अगर आपके पास 0.075 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ होगा, तो ये गया इधर, ये गया इधर, इसका मतलब हुआ कितना यूज हुआ होगा भाई 0.075 over 2 will give you 0.0375। ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और क्योंकि आपको चाहिए क्या मास, तो मास निकालने के लिए MR से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 0.0375 should be multiply with the कैल्शियम होता है 40 और ऑक्सीजन होता है 16, तो ये हो गया 56। जब इसको आप 56 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास आंसर आता है 2.1 grams। तो बच्चों the right answer would be B। Is that right or not? Right बच्चों? Yes sir।
ठीक है भाई, तो लास्ट क्वेश्चन इस पेज का क्या कहता है हमसे, लास्ट क्वेश्चन हमसे इस पेज का कहता है कि 2 moles ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड, इसका चार्ज है आपके पास +1, कह रहा है 2 moles of vanadium oxide reacts with 1 mole of zinc atom in the presence of dilute acid. The product includes Zn2 plus ion and ion of Y. ठीक है, ion of Y contain vanadium. Only zinc and vanadium change oxidation state in this reaction. ठीक हो गया, बड़ा मजे का सवाल है भाई। सवाल ये कहता है आपसे कि आपके पास इस वक्त जो रिएक्शन हुआ है वो 2 मोल्स वैनेडियम का रिएक्शन हुआ है किसके साथ, 1 मोल जिंक के साथ। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या बना है, आपके पास जिंक आयन बना है और साथ साथ आपके पास कुछ वैनेडियम का आपके पास बना होगा कुछ कंपाउंड, ठीक है ना। और इस कंपाउंड को क्या बोल रहा है, वो इस कंपाउंड को वाई बोल रहा है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हो रही है, जिंक की, और किसकी चेंज हो रही है, वैनेडियम की। तो भाई जिंक हमेशा आपको पता है कि 2+ की चार्ज बनाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल का पार्ट तो है लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किया जाता इसी वजह से, क्योंकि ये हमेशा 2+ का चार्ज बनाता है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो आप देखें कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 से क्या हो रही है, 2+ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिंक अगर जिंक 2+ बनाता है तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। जिंक अगर जिंक 2+ बनाता है तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। तो अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये रिएक्शन भी 2 वैनेडियम ऑक्साइड के साथ करता है, तो इसका मतलब ये एक वक्त में एक वैनेडियम ऑक्साइड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है ना भाई, तो उसके बाद कुछ सिचुएशन आपके पास बनेगी बाय वाली। ठीक है भाई, तो ये कहानी है, आपको जो पता होनी चाहिए कि एक वक्त में एक वैनेडियम जो है क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जस्ट, और वो जो है आपके पास क्या बना रहा है, वाई बना रहा है, क्योंकि जिंक के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो 2 वैनेडियम डाइऑक्साइड को प्लस आयन को दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, दूसरा आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। टेक्निकल बात है थोड़ी सी, और बड़े मजे की बात है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देख लेते हैं। तो VO2+, अगर हम इसको देखें VO2+, यानी कि +1, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन होगा -4, तो वहां जाके वो हो जाएगा +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4। तो बस आपने ये देखना है कि वो कंपाउंड जिसमें वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, दैट वुड बी द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज VO3-। तो भाई VO3- का मतलब ये हुआ कि ये हो गया -1, और ऑक्सीजन होता है -2, तो -6 हो जाएगा, तो +5। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये है आपके पास VO = +1, ऑक्सीजन होता है -2, तो ये +3 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये हो जाएगा आपके पास VO = 2+, ऑक्सीजन वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। सो द राइट आंसर वुड बी दिस, C would be the right answer. Is that clear, every one of you? Yes, sir. तो काफी मजे का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ये आपको आना चाहिए करना, आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। चले भाई, अब ये आपके पास 2 क्वेश्चंस दोबारा आ गए हैं सामने। आपने इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना है जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे। भाई, तो ये 2 एमसीक्यूज काफी आसान थे, तो इसलिए मैंने आपको वक्त इसके लिए कम दिया है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे वालों के लिए हम टाइम अपना लेके जाएंगे। सो ओवर हियर इज द कंपाउंड पोटेशियम बिस्मुथेट 5 is a powerful oxidizing agent, बड़ा powerful oxidizing agent है इनके केमिकल मुताबिक। What is the significance of 5 in the potassium bismuthate 5? ठीक है भाई, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप KBiO3 की बात करें तो K is +1 and the rest is BiO3-1, और इसके अंदर ये जो बिस्मथ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है भाई, तो ट्रांजिशन मेटल के जब हम कंपाउंड के नाम लिखते हैं तो उसके अंदर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर बताते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास वो क्या है, वो 5 है, यानी कि बी। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्चुअली बिस्मथ ही है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और ये पूरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सवाल आपके पास ये है, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मुथ एटम। बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ये बिस्मुथ एटम का है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज द चार्ज ऑफ बिस्मुथेट आयन, चार्ज आपके पास -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 है। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बिस्मुथेट आयन, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपके पास भाई बिस्मुथ का है, होता है ट्रांजिशन मेटल का होता है दरअसल।
जैसे आपको पता होगा पोटेशियम मैग्नीज 7 हम लिखते हैं तो उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है, तो हम वो कंसीडर करते हैं उसके अंदर। ठीक है, इट इज कॉपर 2 सल्फेट लिखते हैं तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लिखते हैं। And then here we have it is sum of the charges of two ions present. By sum of the charges to zero and neutral compound. So this is also wrong. So the right answer of this MCQ is A. This is the oxidation state of bismuth because it is a transition metal. So whenever we write the name of the transition metals, we must use the transition state of that metal in the compound. क्योंकि अगर हम लिखते हैं copper oxide, तो देखें copper oxide दो होते हैं, एक Cu होता है और एक Cu2O होता है। तो this is copper 2+ है यहाँ पर, तो इट इज कॉपर 2 ऑक्साइड, और ये है आपके पास कॉपर 1 ऑक्साइड। तो भाई अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वाला कंपाउंड है, तो वो बात हो जाएगी गलत। अगर सिर्फ कॉपर ऑक्साइड बोलूंगा तो वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस कि भाई Cu है या Cu2O है, इस वजह से ये बात बताना ट्रांजिशन मेटल में जरूरी होती है उनके कंपाउंड्स में। Alright, then the question number 7 is saying कि आपके पास हाइड्रोजन peroxide है decompose slowly at 20 degrees Celsius to form water and oxygen equilibrium constant Kc है, equation given है। The reaction is faster when catalyst is present. Which statement is correct? Okay, so which statement is correct? By catalyst alters the Boltzmann distribution so that the reactant molecules have more energy. भाई देखिए आपको ये बात पता है कि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर हो सकता है एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें, इसके अलावा उसमें आपके पास आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देयर इज नो रीजन और नथिंग यू कैन से दैट नो फैक्टर व्हिच कैन चेंज what's Boltzmann distribution curve, so we cannot do this by catalyst से बस क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इस वजह से वो आपके पास रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। so it means कि ये बात हो गई wrong। उसके बाद the catalyst has no effect on the value of Kc, that is completely right। Kc का जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जो चेंज हो सकता है। The value catalyst increase the value of Kc, this is wrong। the catalyst provide a different reaction mechanism, भाई reaction mechanism different नहीं देता है। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि आपके पास different pathway देता है। So the right answer for this MCQ is B. Is that clear, everyone of you? Yes, sir. चलें, तो this time you need to solve this MCQ। जल्दी से इसको ट्राई करें और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो। तो you can see this MCQ, right? तो अगर आप इस MCQ को देखते हो तो ये MCQ आपसे क्या कहता है? Just look at over here, everyone of you। अच्छा, ये लास्ट वाला MCQ जो है इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म को जो है हायर एक्टिवेशन एनर्जी से मैंने काटा है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से काम होता है। ठीक है भाई, तो ये आपने याद रखना है। ये वाला MCQ आपसे क्या कह रहा है? ये वाला MCQ हमसे कह रहा है डायमर Q is stable when solid but dynamic equilibrium is set up in a solution Q or 2R के दरमियान। A solution of Q has initial concentration of 0.5 when equilibrium has been reached। Q aqueous has fallen to 0.25. The change in Q and R are plotted against the time until equilibrium has been reached. The value of Kc is then calculated. What is the graph and the value of 4 Kc is correct? Okay, चले भाई, तो हम अगर आप बना लेते हैं वही Q और 2R, then initial concentration, change in concentration and concentration at equilibrium। ठीक है भाई, तो Q इनिशियली आपके पास कितना है? 0.5, और इनिशियली ये 0 होगा, और वो कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम रीच्ड हुआ है तो आपके पास 0.25 मोल्स इसके बचे हैं, यानी कि 0.25 ये खर्च हुआ है और इसका डबल आपके पास डेफिनेटली बना होगा, और यही आपके पास इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगा। इज दैट राइट बच्चों? केसी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास आर है, तो आर की कॉन्सेंट्रेशन का उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद ये आ गया क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आर 0.5 का स्क्वायर ओवर 0.25। तो भाई ये आंसर कितना है आपके पास? 0.5 का स्क्वायर और 0.5, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 आना चाहिए। चेक कर लें एक बार। 0.5 का स्क्वायर या आपके पास 0.25 डिवाइड बाय 0.25 विल गिव यू 1। सो इसका मतलब ये हुआ केसी के अकॉर्डिंग ये आंसर ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। बी और डी तो आंसर नहीं हो सकते हैं, या तो आपके पास आंसर क्या हो सकता है? आपके पास ए हो सकता है तो सी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, तो जब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की आपके पास 0 हो तो इसका मतलब ये है कि आर इज द प्रोडक्ट यू हैव, तो ये 0 है। देखें जरा यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज 0, आपको नजर आ रही है यहाँ पर, दिस इज 0, और अगर आप देखते हैं यहाँ पर भी दिस इज गिविंग यू
जीरो। ठीक है भाई, तो ये जीरो है रिएक्टेंट, ये सही बात लिखी है। और प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट जीरो है, रिएक्टेंट क्या था आपके पास 0.5 था, तो 0.5 पे है रिएक्टेंट, क्यू देखें 0.5 पे है दोनों पे, 0.5 पे देखें, और ये जीरो पे है, ये 0.5 पे है और ये जीरो पे है। ठीक है, अब सीन क्या है, सीन ये है आपके पास कि आपके पास इक्विलिब्रियम पे बची कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, 0.5 इसकी और इसकी है 0.25, तो ये देखना है बस आपने। तो भाई जो आपके पास Q था वो इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद 0.5 रह जाएगा, तो जरा Q को देखें, तो Q ये आया खर्च होते 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 इक्विलिब्रियम पे कितना रह गया, 0.5 रह गया। Q आया खर्च होते 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 इक्विलिब्रियम पे कितना रह गया, 0.25 रह गया। दिस इज राइट थिंग, Q आया और ये आपके पास 0.25 रह गया, आप देख सकते हैं 0.25। ठीक है, यहाँ पर भी Q आपके पास खर्च होते 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 कितना रह गया, 0.25 रह गया, दैट इज द राइट थिंग। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आर जीरो था, जीरो से कहाँ गया है, 0.5 तक गया है। तो अगर आप देखें यहाँ से जीरो से 0.5 पे नहीं जा रहा, दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए थी। के बाद यहाँ देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट हुआ, होते 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 कॉन्सेंट्रेशन लास्ट में क्या हो गई, 5 हो गई, 0.5 हो गई। सो द राइट आंसर वुड बी सी। और अगर वो आपसे पूछे कि आप इस, अगर वो बोले आपको इसके अंदर डायग्राम के अंदर लाइन बना के दिखाएं कि जहां पर इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव, तो आप बता सकते हैं कि जहां पर ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल हो गई होंगी, जहां ये दोनों लाइनें आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गई होंगी, वो टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम होता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलें अब ये वाले 4 एमसीक्यूज करेंगे जल्दी से। चल, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एमसीक्यूज को, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये काइनेटिक्स से आपके पास है, द रिएक्शन पाथवे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्सिबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, ठीक है। तो कहता है आपसे द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज 80। अच्छा जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगी, और रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो 30 + 50 will definitely give you 80 आंसर, so that would be the right answer। तो 80 पॉजिटिव में ही होता है, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा प्लस होती है, so A would be the right answer for this MCQ। The enthalpy change for the forward reaction is 30। देखो भाई, enthalpy change नहीं होती है, आप चाहे forward reaction की बात करो चाहे reverse reaction की बात करो, enthalpy change will remain same। ठीक है, the enthalpy change of forward reaction is 50। फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आपके पास 50 है, लेकिन प्लस में नहीं है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप देखें प्रोडक्ट नीचे है तो नेगेटिव होनी चाहिए। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज 30 एंड एंथैल्पी चेंज आपके पास रिवर्स रिएक्शन की जो है आपके पास कितनी होगी, 50 ही होगी। तो दैट आर शॉर्ट आंसर्स। ठीक है भाई, उसके बाद द एंथैल्पी चेंज फॉर द पॉसिबल रिएक्शन WXYZ आर गिवन। अच्छा भाई, ये फॉरवर्ड रिएक्शन उन्होंने दे दिया, कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है इसकी एनर्जी -50 है। उसके बाद इसका बैकवर्ड रिएक्शन दे दिया तो +50 है, फिर इसका आपको रिएक्शन दे दिया तो 11 है, बैकवर्ड है तो आपके पास -11 है। Which statement about activation energies, देखें उसने दी भी आपको एंथैल्पी चेंजेस और पूछ क्या रहा है, एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीस रिएक्शंस आर करेक्ट। तो भाई x is greater than y, oh sorry, WZ is Z is greater than y। सभी इसको पहले एक काम करते हैं, हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। So this is what, क्योंकि ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बात ऐसे बना लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और फिर दूसरा वाला जो है आपके पास एंडोथर्मिक है तो वो ऐसे बन जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये कहता है आपसे कि ये पहला वाला जो है आपके पास W जो है वो फॉरवर्ड है, तो W X इज ग्रेटर देन W, और जो जब X है वो बैकवर्ड है। तो भाई डेफिनेटली जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास एक्सो में ज्यादा होती है। दिस इज फॉर X एंड दिस इज फॉर the forward one, so this is W, so this is absolutely right answer। कि भाई X जो है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन है और X की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, so the right answer can be X is greater than W, these can be the right answer। तो ये दो तो नहीं हो सकते। बाकी सेकंड वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो देख लेते हैं, Z is greater than Y। ओके, तो भाई आपके पास एंडोथर्मिक है रिएक्शन ये, तो एंडोथर्मिक में आपके पास फॉरवर्ड वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। और y is this, ये आपके पास y आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, यानी y की एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। और ये बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा तो ये आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा आपके पास रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक, दिस वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस वुड बी z। तो वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है z is greater than y, z छोटा है y बड़ा है, y is greater than
Z. Y is greater than Z. So the right answer would be बच्चों B. Is that right, everyone? तो ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब देखें ये एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो मैंने एक्सो वाला बना लिया। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा उसकी जो एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, W। तो ये फॉरवर्ड है, ये दिस इज फॉरवर्ड, राइट। तो ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई वो W हो गई। और ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है आपके पास, दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन गया, तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो एक्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो डेफिनेटली बड़ी है एज कंपेयर टू डब्ल्यू। सो एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आंसर हो सकता है या तो बी आंसर हो सकता है। तो उसके बाद सेकंड वाले को देखें, तो ये देखें ये वाला जो रिएक्शन है फॉरवर्ड, ये एंडोथर्मिक है, तो मैंने एंडो वाला बनाया है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन दिस इज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो वाई की एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई। और ये हो गया आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो में जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट बन जाता है, तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई Z की। तो भाई कौन सा वाला बड़ा है, डेफिनेटली Y बड़ा है, तो यू कैन से दैट Y इज ग्रेटर देन Z। द राइट आंसर वुड बी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देन उसके बाद ये कहता है 11 द हैबर प्रोसेस। भाई हैबर प्रोसेस इज कैरीड आउट विद नाइट्रोजन partial pressures of 50 kilopascal, hydrogen partial pressure 150 kilopascal and temperature of 400 and the iron catalyst। ठीक हो गया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का रिएक्शन वो अमोनिया दिखा रहे हैं। ऑल अदर कंडीशंस आर केप्ट सेम, which change will result in the raise in activation energy। हाय बड़ा सिंपल सवाल है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी कम जो होती है वो किस वजह से होती है, कैटलिस्ट की वजह से, और बढ़ेगी किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से। तो अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैटलिस्ट हटा दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी। तो एक ही तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने का कि भाई आपने जो कैटलिस्ट यूज किया हुआ है वो आप हटा दें। सो आयरन जो आपने उसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो अगर आप उसको हटा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? जी सर। चलें, तो फिर ये आपके पास आ गया 12, 13 एंड 14। ये 3 एमसीक्यूज आ गए हैं, जल्दी से आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा these questions now। Okay, so the compound is has a simple molecular structure with statement about this compound is correct। अच्छा भाई, इस कंपाउंड को जो है बनाने पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। AlCl3 लिखा हुआ है आपके पास, देखें AlCl3, तो ये हो गया AlCl3। हमें पता है AlCl3 जो होता है आपके पास वो एक्चुअली पॉसिबल कंपाउंड नहीं है, आपके पास Al2Cl6 होता है। ठीक है, आपके पास Al2Cl6 होता है, एक्चुअली आपके पास AlCl3 कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, हमने उस हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। तो भाई AlCl6 तो नहीं है यहाँ पर क्या है आपके पास NCH3, तो हम इसके बराबर में NCH3 बना देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास NCH3। एंड वी नो दैट नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा और फिर ये इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के तौर पर देगा, और यहाँ डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी जैसे Al2Cl6 में होती है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये कह रहा है कि भाई CH3 thrice and AlCl3 molecular attract each other by hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से आ गई भाई, an aluminum atom in this has an incomplete valence shell। नहीं भाई, एक एल्युमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर इस बॉन्डिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं एल्युमिनियम के पास, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन खाली हो। द बॉन्ड अराउंड द एल्युमिनियम एटम इज प्लेनर। नहीं, एल्युमिनियम के 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड का मतलब है टेट्राहेड्रल, प्लेनर नहीं है ये। ठीक है, द मॉलिक्यूल कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद ये कह रहा है द BSEPR थ्योरी शुड बी यूज्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ एन ओजोन मॉलिक्यूल इज शोन, व्हाट इज द प्रेडिक्टेड बॉन्ड एंगल ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, एंड यू कैन ऑलवेज जज व्हाट द सिंगल बॉन्ड्स ओवर हियर। तो सेंट्रल एटम के 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और एक आपके पास लोन पेयर है। तो भाई 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का मतलब ये हो गया कि टोटल 3 का मतलब ये हो गया आपके पास 120 एंगल। और क्योंकि आपके पास 120 होता है जिसके तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हों, और जब आप उसके अंदर एक बॉन्ड पेयर कम करके लोन पेयर लगा देंगे तो लोन पेयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह लेता है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 117 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देन ईच ऑफ द सब्सटेंस
shown in the gas gaseous, which substance is most likely to be show ideal? Most likely, देखिए हम बोल रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा आइडियल गैस की तरफ जाता हो, तो आइडियल गैस की तरफ जाने के लिए हाई टेम्परेचर और जो है आपके पास लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। लो प्रेशर कहाँ है आपके पास? लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर यहाँ है। तो नाइट्रोजन कैन act as one of the most likely to behave like ideal gas. Is that clear, everyone? जी सर। चलिए, इसका आंसर कौन मुझे बताने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कोई मुझे बता दो। कौन बताएगा इसका आंसर बच्चों? बच्चों, we know that question is saying which graph represent the variation in pressure P and volume in ideal gas, ठीक है ना। तो we know that कि आपके पास क्या होता है यहाँ पर, अगर आप देखें, सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? प्रेशर जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जो है आपके पास वॉल्यूम को आप क्या कर देता है भाई? कम कर देता है। तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कर्व आना चाहिए वो किस तरह का आना चाहिए? वो आना चाहिए तकरीबन पैराबोला जैसा, ठीक है। तो पैराबोला यहाँ पर कहाँ है आपके पास? कहाँ है भाई आपके पास? ये रहा, डी, ठीक है भाई बच्चों। इज दैट क्लियर? जी Is that सर। clear, every one of you?